वंदे मातरम साथियों, यह जियोग्राफी इंडियन ज्योग्राफी की 4th क्लास रहेगी। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हमने बेसिक देखा था जो भारत है उसके बारे में। तो ये 4थी क्लास रहेगी और आप अगर इस सीरीज़ को लगातार लेते हैं तो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है वो बेस्ट हो जाएगा। और अगर इंडियन ज्योग्राफी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा तो आप उसे पक्का कर लेंगे। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू लीजिएगा और अगर आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। तो देखते हैं हम भौतिक विभाजन। आज जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन देखने वाले हम भारत के भूगोल का। भौतिक विभाजन में आप देखेंगे कि भारत को जो है संपूर्ण भारत को कई भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो हमारा सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार या जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, तटीय मैदान जो कि हमारे तट है, तट के जो आसपास है तटीय मैदान, तो तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र। तो इन भागों में भारत को जो मोटे मोटे तौर पर है बांटा जाता है और इसके अंतर्गत ही संपूर्ण भारत कवर हो जाता है। और एक हमारा है थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि हमारा भारत के पूर्व जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो विशाल मैदान, जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश और जो हमारा द्वीपीय क्षेत्र है। तो अगर देखेंगे आप भारत का भौगोलिक विभाजन तो ये आपको बड़ी बड़ी संरचनाएं दिखाई देगी। तो भारत के क्षेत्रफल के कितना क्षेत्रफल हमने देखा था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और अगर बात वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, और अगर बात करें दुनिया के जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, 2.43% है। ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर मैदान है। सार्वधिक क्षेत्रफल पर कौन सी भूआकृति है, तो सार्वधिक क्षेत्र पर मैदान है। तो भारत के क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर मैदान है, वहीं 27.7% भाग पर पठार है। तो 43% भाग पर लगभग मैदान है और 27% भाग पर लगभग पठार है। अगर आप यहाँ इस चित्र में देखने, इस मैप में या इस चित्र में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ऊंचा जो इस प्रकार का है तो यह जिसमें शिखर होगा, ऊंचाई होगी, जो ऊंचा शिखर होगा यह पर्वतीय क्षेत्र होगा। जो इस प्रकार का क्षेत्र होगा इसकी ज़्यादा ना तो नुकीला शिखर होगा ना ही यह एकदम समतल होगा, तो यह पहाड़ी क्षेत्र है। और जो पठार है इसके ऊपर का क्षेत्र समतल होता है जिसे पठार कहा जाता है, और मैदानी क्षेत्र जो एकदम समतल होता है। तो जो अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र की तो कुल जो क्षेत्रफल है इसके 10.5% क्षेत्र पर हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, लगभग 18% क्षेत्र पर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, 28% क्षेत्र पर जो है लगभग पठार है, और 43% क्षेत्र पर लगभग हमारा मैदान है। तो कुल क्षेत्रफल के 43% भाग पर मैदान है, 28% भाग पर पठार है और 18% भाग पर लगभग पहाड़ी क्षेत्र है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है यह लगभग 10% क्षेत्र पर है। अगर भारत के जो हमने यह भौगोलिक विभाजन देखा है इसको हम देखें तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और मरुस्थल। तो 6 भागों में 6 प्रमुख भौगोलिक भागों में भारत को बांटा जा सकता है। तो इसको हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है, उसे सबसे पहले हम देखने वाले। जो हमारा हिमालय है उत्तर भारत में, इस क्षेत्र को हम सबसे पहले देखेंगे। ये मैप भी आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताऊँगा इस मैप के बारे में कि इसमें किस प्रकार से जो हिमालय है उसे समझाया गया है। तो आप ये उत्तर भारत का अगर मैप देखेंगे मोटे तौर पर तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो है पर्वतीय क्षेत्र। इस प्रकार से ये आपको श्रेणियाँ दिखाई देगी। तो जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं मुख्य रूप से, जो कि इस तरह हमारा अगर ये उत्तर भारत का अगर आप क्षेत्र मान लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ट्रांस हिमालय दिखाई देगा। ट्रांस हिमालय में जो श्रेणियाँ हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी है जो तिब्बत में। इसके बाद आपको वृहद हिमालय दिखाई देगा, इसके बाद आपको लघु या मध्य हिमालय और इसके बाद शिवालिक हिमालय दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय, जिसे हिमालय का भाग नहीं माना जाता है क्योंकि जो हिमालय है उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी है
यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है और ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। हिमालय की 3 श्रेणियां कौन सी है, तो जो महान या वृहद हिमालय, जो मध्य हिमालय और जो लघु हिमालय है, ये हिमालय की श्रेणियां हैं। और ट्रांस हिमालय को इसका मतलब ही पार हिमालय होता है, अर्थात ये हिमालय का भाग नहीं है क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। तो इस प्रकार से जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आपको ये श्रेणियों का विस्तार दिखाई देगा। तो ये चित्र में हम समझते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। आप यहाँ देखेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश में तो आपको ये कुछ चोटी जो है कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पर ये काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इस प्रकार से यह जो क्रम भी इनका यही है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। और यहाँ पर एक कैलाश श्रेणी, ये कैलाश श्रेणी तिब्बत में, और इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये किसकी श्रेणियाँ हैं, किस पर्वतमाला की, तो जो ट्रांस हिमालय इसकी श्रेणियाँ हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का विस्तार आपको जो नग्गा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के नग्गा पर्वत से जो नामचा बरुआ पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तक आपको वृहद हिमालय का विस्तार दिखेगा। और जो वृहद हिमालय है, इसी वृहद हिमालय पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। सर्वाधिक विश्व की सबसे ऊंचाई वाली 10 चोटियाँ हमें वृहद जो हिमालय है इसी के अंतर्गत मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आपको लघु या मध्य हिमालय देखने को मिलेगा। लघु या मध्य हिमालय जो है इसको जो अलग अलग राज्यों में या ये कई श्रेणियों में विखंडित है, कई भागों में विखंडित है, इसलिए इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है इनकी श्रेणियों को। जैसे जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में इसका विस्तार है, जहाँ पर इसे पीर पंजाल, धौलाधार, कुमायूं, जो कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं इसकी श्रेणियों के लघु हिमालय की। और इसके बाद आता है जिसका सबसे नवीनतम निर्माण हुआ है या सबसे बाद में निर्माण हुआ है, सबसे नवीनतम जो हिमालय का जो भाग है वो है शिवालिक। और शिवालिक जो है, शिवालिक का विस्तार भी जो पूर्व से जो पश्चिम से लगाकर पूर्व तक है। और इसके बाद जो हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण आ जाता है, जिससे जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ है, कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ के रूप में इसे जाना जाता है, या जो अराकानियोमा पर्वत है या जो उत्तर पूर्वी भारत की कुछ पहाड़ियाँ हैं इनके रूप में इसको जाना जाता है। तो हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी देखेंगे। ट्रांस हिमालय अर्थात जो हमारी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे काराकोरम श्रेणी पर एक चोटी स्थित है जिसे हम K2 कहते हैं, गोडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे लद्दाख पर राकापोसी चोटी स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर ही आपको काराकोरम दर्रा देखने को मिलेगा और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी पर। तो इस प्रकार के जो फैक्ट है या जो महत्वपूर्ण बिंदु है ट्रांस हिमालय से संबंधित आपकी एग्जाम के लिए, उन्हें हम इसमें देखने वाले। अगर हिमालय का अगर विभाजन देखेंगे, जो अभी हमने देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि इसको अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो श्रेणियों के आधार पर, माउंटेन रेंज के आधार पर अगर देखेंगे तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय का भाग है श्रेणियों के आधार पर देखेंगे तो। और जो मुख्य हिमालय है इसकी 3 श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय या इसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर देखेंगे तो यह नदियों के आधार पर बांटा गया है। और जो सिडनी बुर्नार्ड, जो सिडनी बुर्नार्ड नामक भौगोलिक विद थे, जो भौगोलिक विद थे सिडनी बुर्नार्ड, इन्होंने जो बांटा है प्रादेशिक विभाग जो नदियों के आधार पर है जो हिमालय को। तो आधार क्या है, नदी के आधार पर सिडनी बुर्नार्ड द्वारा प्रादेशिक विभाजन किया गया है हिमालय का। जैसे पंजाब और कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो एक तो श्रेणियों के आधार पर है जिसमें मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय है, और एक प्रादेशिक विभाजन है नदियों के आधार पर, और सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया। तो दोनों तरीके से देखेंगे हम। पहले श्रेणियों के आधार पर जो विभाजन हुआ है इसको देखने वाले, और इसमें थोड़ा सा हम पहले ये देख लेते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा, या जो बेसिक आपको समझ विकसित हो जाएगी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है।
तो हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालयास के बारे में समझते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी थी या जो हमारा वर्तमान में जो हमारा ब्रह्मांड बना है, यह पहले एक गोला था जिसे पेंजिया नाम दिया गया था, और उसके चारों ओर जो जल था इसे पेंथालासा नाम दिया गया था। पेंजिया में जब विस्फोट होता है तो आपको पता है कि दो भागों में पेंजिया का विखंडन होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में विभाजित होता है जो आपका पेंजिया है, और पेंथालासा है यह तेठीस सागर के रूप में जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इन दोनों के मध्य स्थित होता है जो टेथिस सागर है आपका। तो अंगारा लैंड के कौन कौन से भाग है, अर्थात अंगारा लैंड में जब विभाजन हुआ तो इससे जो दक्षिण अमेरिका है, यूरेशिया है, चीन है, इन जो महाद्वीप है इनका निर्माण हुआ। और जो गोंडवाना लैंड है, अगर गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, इनका निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। और इनके मध्य कौन सा सागर स्थित था, तो टेथिस सागर स्थित था। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के मध्य टेथिस सागर था, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों क्षेत्र से जो नदियाँ प्रवाहित होकर आती थी ये अपने साथ क्या लाती थी, मलबा लाती थी, या जो अवसाद है, जो कंकड़ पत्थर है वह लेकर आती थी। और लगातार टेथिस सागर में जो है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से आने वाली नदियों के द्वारा अवसाद का जमाव किया जाता है, जिसके कारण इसमें संपीड़न बल होता है और ये जो नीचे की ओर इसमें धसाव होता है। अगर कहीं पर वजन आएगा तो वो नीचे की ओर जरूर धसाव होगा। तो जो जमीन है यहाँ पर नीचे की ओर धसाव होता है, जिसके कारण संपीड़न बल उत्पन्न होता है। और जो ये प्लेटें हैं, जो गोंडवाना लैंड की प्लेट और अंगारा लैंड की प्लेटें, इन दोनों के मध्य गति होती है और यह एक दूसरे की ओर गति करने लगती है। तो इस प्रकार से यह प्लेटें एक दूसरों की ओर गति करती है। और जो एक प्लेट है, जो गोंडवाना लैंड प्लेट है, यह ऊपर, और जो अंगारा लैंड प्लेट है यह नीचे की ओर धसाव होता है। और जो मलबे का जमाव हुआ था, जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से प्रवाहित होने वाली नदियाँ आ रही थी, इसके कारण जो मलबे का जमाव हुआ था, इस मलबे में जो प्लेटों के टक्कर होने से क्या उत्थान होता है, इस मलबे में उठाव होता है, और जिससे करोड़ों वर्षों के जो समयावधि है, करोड़ों वर्षों की समयावधि में हिमालय का निर्माण होता है। अलग अलग काल में जो हिमालय का निर्माण होता है, जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर जो हमारा वृहद हिमालय है, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, और सबसे नवीन वलित पर्वत जो हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और ये किसके द्वारा दिया गया था सिद्धांत, तो यह कोबर के द्वारा दिया गया था इस सिद्धांत को कि इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो दो प्लेटों के मध्य भूसन्नति हुई, उनमें टकराव हुआ, उसके जो टेथिस सागर में मलबे का जमा हुआ था, उसमें उत्थान से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये प्रक्रिया जो हिमालय की उत्पत्ति की थी। वापिस हम पुनः जो हमारा मेन टॉपिक है हिमालय, इसके बारे में आते हैं। तो हम अब ट्रांस हिमालय के बारे में लिखेंगे। यहाँ नोट करके कुछ लिखा है, इसको देख लेते हैं हम। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। अर्थात ये वलित है, अर्थात ये मोड़दार पर्वत है, और नवीन है मतलब ये करोड़ों वर्षों के अंतराल में हुआ है इसका विकास भी। लेकिन जो जियोग्राफी में है टर्म, ये नवीन ही मानी जाती है जियोग्राफी के हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े कल्प हुए हैं। तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जो हिमालय। तो हिमालय वाला जो हिमालय की उत्पत्ति का जो भाग है, या हिमालय की जब उत्पत्ति हुई थी जिस काल में, वो एक छोटा सा भाग है केवल, तो इसलिए इसे नवीन वलित कहा जाता है। तो हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। नवीन वलित मोड़दार पर्वत कहा जाता है क्योंकि यह अभी नया ही बना है, इसलिए नवीन कहा जाता है। वलित मोड़दार मतलब ये मुड़ा हुआ है। तो नवीन वलित मोड़दार पर्वत है जिसकी उत्पत्ति प्लेटों की अभिसारी गति से, अभिसारी गति अर्थात एक दूसरे की ओर गति करना, तो प्लेटों की अभिसारी गति के फलस्वरूप हुआ है। तो हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है जिसकी उत्पत्ति प्लेटों की अभिसारी गति के फलस्वरूप हुई है, अर्थात एक दूसरे की ओर गति करने से। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड से आने वाली नदियाँ अपने साथ अवसादों को, सेडिमेंट्स को लेकर आती है। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड से आने वाली नदियाँ अपने साथ अवसादों को लेकर आती है और टेथिस सागर में एकत्रित करती है, जिससे उसके तल पर दबाव पड़ने से तल
तल अधिक गहरा होता है, जिसे कोबर भू का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। तो जो उस पर जो दबाव बढ़ता है, इसके कारण दोनों प्लेटों में जो है अभिसारी गति होती है, और अभिसारी गति होने के कारण जो तेथिस सागर में जो मलबा था उसमें उत्थान होता है और हिमालय का निर्माण होता है। यही यहाँ लिखा है कि गोंडवाना लैंड तथा अंगार लैंड से आने वाली नदियाँ अपने साथ अवसादों को लेकर आती है और तेथिस सागर में एकत्रित करती है, जिससे उसके तल पर दबाव पड़ने से तल अधिक गहरा होता है, जिसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। यहाँ देखते हैं प्लेटों की अभिसारी गति, एक दूसरे की ओर गति करना, इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी गति। प्लेटों की अलग अलग गतियाँ होती है, जैसे अभिसारी गति एक दूसरे की ओर, जो समांतर गति होती है उसे संरक्षण गति, या जो एक समांतर गति होती है और एक प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की प्लेटों की गतियाँ होती है। तो प्लेटों की अभिसारी गति के फलस्वरूप अवसाद बाहर निकलकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं, जिससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो कालांतर में कई करोड़ वर्षों में इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो अब ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय हमने देखा तक इसे हिमालय से अलग माना जाता है, ट्रांस हिमालय को। और ट्रांस हिमालय की हमने चोटियाँ देखी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस श्रेणियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो काराकोरम श्रेणी है, यहीं पर हमें सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चोटी है जिसे गोडविन ऑस्टिन या K2 चोटी कहा जाता है, तो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी देखें तो इस पर राकापोसी चोटी स्थित है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, अर्थात एकदम इसका खड़ा ढाल है। तो इस विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है। और किस श्रेणी पर स्थित है? तो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद जास्कर श्रेणी है और कैलाश श्रेणी है। यह भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, कैलाश श्रेणी, लेकिन ये भारत में नहीं आती, ये तिब्बत वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो अभी हमने चित्र में देखा, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले क्रिटेशियस काल में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांस हिमालय, इसकी उत्पत्ति जो हिमालय है इससे पहले क्रिटेशियस काल में हुई थी। तो ये भी क्रिटेशियस काल भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई थी। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय शब्द स्वेन हेंडन द्वारा दिया गया था। तो स्वेन हेंडन के द्वारा ट्रांस हिमालय शब्द दिया गया था। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश श्रेणी आती है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी आती है। अब हम काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसके बारे में देखते हैं। तो इसे कृष्णागिरी या तिब्बत का मेरुदंड या तिब्बत के पठार का मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी या तिब्बत के पठार का मेरुदंड। इसमें माउंट K2 या जिसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, माउंट K2 या गोडविन ऑस्टिन चोटी पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, और काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसे K2 या गोडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरा ग्लेशियर स्थित है। इसी काराकोरम श्रेणी पर जो प्रमुख ग्लेशियर है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरा और जो बाल्तोरा ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है, जिसमें से सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। यहाँ पर 1984 में भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत से अधिकार किया गया था। पाकिस्तान को हराकर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो भारतीय सेना है उसने अपना अधिकार स्थापित किया था सियाचिन ग्लेशियर पर। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में नुब्रा घाटी में स्थित है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर? तो जो नुब्रा नदी प्रवाहित होती है, तो नुब्रा नदी घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ काराकोरम दर्रा भी स्थित है और अघिल दर्रा दोनों स्थित है। जो काराकोरम श्रेणी है यहाँ पर एक काराकोरम दर्रा है और एक अघिल दर्रा है। तो ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर लद्दाख में काराकोरम दर्रा और अघिल दर्रा। इसके बाद हम नेक्स्ट श्रेणी देखते हैं। ट्रांस हिमालय की नेक्स्ट श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। यहाँ माउंट राकापोसी चोटी है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। सबसे तेज या सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जो राकापोसी है। तो ये ध्यान में रखना है, जो लद्दाख श्रेणी है यहाँ पर माउंट राकापोसी चोटी है, जो कि विश्व की सबसे तेज तीव्र ढाल वाली चोटी है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा खारदुंगला दर्रा स्थित है। तो
खारदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, यह भी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा है खारदुंगला। यहाँ भूतापीय ऊर्जा केंद्र पुंगा घाटी स्थित है। आपने सुना होगा लद्दाख में पुंगा घाटी है जो कि भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, अर्थात जियोथर्मल एनर्जी यहाँ से उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है पुंगा घाटी, अर्थात जियोथर्मल एनर्जी, अर्थात जो पृथ्वी है यहाँ पर जो प्लेटों की टक्कर हुई है इसके कारण जो यहाँ का नीचे का जो नीचे की जो प्लेटें हैं या नीचे का जो भाग है यह गर्म है, यहाँ पर से जो ताप है, जो ताप निकलता है यहाँ से गर्मी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इस तरह एक पाइप डाला जाता है पृथ्वी के अंदर और जो इस पाइप में ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है और नीचे की जो ऊष्मा है, जो नीचे की जो हीट है उसके कारण यह पानी गर्म होता है और उससे भाप बनती है और ये भाप जब दूसरे सिरे जो पाइप है उसके दूसरे सिरे से बाहर निकलती है, यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है और इसी भाप से जो टरबाइन घूमता है और बिजली उत्पन्न होती है, इसलिए इसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। और ये पुंगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। तो हमने दो श्रेणियां देख ली इसकी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। अब तीसरी श्रेणी के बारे में देखते हैं, ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में ही बड़ा लाचला दर्रा स्थित है। जास्कर श्रेणी में बड़ा लाचला दर्रा स्थित है, यहीं से चेनाब नदी का उद्गम होता है बड़ा लाचला दर्रे से और इसी में जो बड़ा लाचला दर्रा है यह जास्कर श्रेणी में, और यह मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मंडी को लेह से जोड़ता है जो लद्दाख में। तो मंडी और लेह को कौन जोड़ता है, बड़ा लाचला दर्रा। मंडी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और लद्दाख जो लेह कहाँ है, लद्दाख में। अब इन हिमालय के मध्य कुछ घाटियाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट इन घाटियों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये ट्रांस हिमालय और ये वृहद हिमालय। तो इनके मध्य जो घाटियाँ आती है इस चित्र से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनके मध्य जो घाटियाँ आती है इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वृहद हिमालय और वृहद हिमालय और मध्य या लघु हिमालय, इनके मध्य ये घाटियाँ पाई जाती है। जो मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इनके मध्य घाटी पाई जाती है, और जो शिवालिक हिमालय और जो हमारे मैदान है इनके मध्य भी घाटी पाई जाती है। इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य जो घाटी पाई जाती है इसे ITSZ या इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। तो इसे सचर जोन के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो इंडो सांगपो सचर जोन किन दो जो हिमालय है इनके मध्य स्थित घाटी है। तो ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य जो है सीमा बनाता है। इसके बाद अगर देखें वृहद हिमालय और मध्य हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य या जो लघु हिमालय इनके मध्य कौन सा, तो वृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय के मध्य जो MCD है जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, यह सीमा का निर्धारण करता है वृहद हिमालय या मध्य या लघु हिमालय के मध्य। इसके बाद देखते हैं मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मध्य, इसके मध्य कौन सी घाटी है, तो इसे MBF कहा जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले सचर जोन, उसके बाद है वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके बाद मध्य ओ हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसके बाद है शिवालिक हिमालय और मैदान, इनके मध्य जो घाटी है उसे HFF अर्थात हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य सचर जोन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट है, और शिवालिक और जो मैदान है इनके मध्य जो HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। एक बार और देख लेते हैं हम लास्ट में यहाँ ITSZ अर्थात जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय इनके मध्य सचर जोन है। MCT जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है यह वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटी है, और जो MBF है मेन बाउंड्री फॉल्ट यह लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है, और HFF जो शिवालिक और विशाल हमारे मैदान है उत्तर भारत का, तो शिवालिक और विशाल मैदान के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, तो जो HFF स्थित है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो ग्रेट जो या फ्रंट फॉल्ट है या जो महान ग्रेट फॉल्ट है यह स्थित है शिवालिक और जो विशाल मैदान इसके मध्य। तो इन घाटियों को आपको याद जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यह हमने इस क्लास में हमने जो प्रारंभ किया था हमारा भौगोलिक विभाजन, और भौगोलिक विभाजन में हमने सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय या जो हिमालय उसे पढ़ना प्रारंभ किया, तो जिसमें सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय को देखा, और ट्रांस हिमालय में भी ट्रांस हिमालय की जो भाग है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देखा है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपका कमेंट हो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा, और अगर आपके दोस्तों तक शेयर कर सको तो क्लास को दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।